गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लैब क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरुण श्रीवास, लेक्चरर फिजिक्स, आज आपको क्लास 12th की फिजिक्स के यूनिट प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपन शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा है किसी माध्यम से चलकर प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में देखेंगे आप, इसमें AB परावर्तक पृष्ठ है, O आपतन बिंदु है, IO आपतित किरण है, OR परावर्तित किरण, ON आपतन बिंदु O पर खींचा गया अभिलंब है। यहाँ I आपतन कोण तथा R परावर्तन कोण है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात चित्र की सहायता से I = IR। नंबर 2, आपतित किरण IO, अभिलंब ON तथा परावर्तित किरण OR तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नंबर 2, अनियमित परावर्तन। इन दोनों परावर्तनों को यहाँ चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं इन दोनों परावर्तनों में अंतर के बारे में। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में निम्नलिखित 3 अंतर होते हैं। नंबर 1, नियमित परावर्तन में यह परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण से होता है। अनियमित परावर्तन, यह परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार आदि से होता है। इसमें दूसरा अंतर है, नियमित परावर्तन परस्पर समानांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं। अनियमित परावर्तन में परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए भी परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं। नंबर 3, नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा देख पाते हैं। यही कारण है कि समतल दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। अनियमित परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि हम किसी दीवार या खुरदुरे पृष्ठ में अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं दर्पण की। भाई दर्पण क्या होते हैं? पहले दर्पण की परिभाषा को अपन समझते हैं। दर्पण वह युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। नंबर 2, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं वे गोलीय होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 3, परवलयाकार दर्पण। तो परवलयाकार दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो परवलय की आकृति का होता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है।
नंबर 2 उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा रहता है। इनको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब होता क्या है, तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। अब हम इन दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों में अंतर को समझते हैं। तो अंतर होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इससे होकर प्रकाश किरणें वास्तव में जाती हैं। आभासी प्रतिबिंब, इससे होकर प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, केवल उनका आभास होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत होती है यह सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। नंबर 3 वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो नंबर 1 गोलीय दर्पण को समझने के लिए इन परिभाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यह वास्तव में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है। नंबर 4 मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में इसे रेखा PC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नंबर 5 द्वारक यानी कि अपर्चर। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण की वृत्तीय नेमी अर्थात सर्कुलर रिम के व्यास को दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहते हैं। चित्र में AB दर्पण का द्वारक है। नंबर 6 मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, यह ऐसा अवतल दर्पण में होता है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, यह उत्तल दर्पण में होता है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में कैपिटल F दर्पण का मुख्य फोकस है। इसे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चित्र की सहायता से देख सकते हैं। नंबर 7 फोकस दूरी, फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में PF = स्मॉल f फोकस दूरी है। नंबर 8 फोकस तल, फोकल प्लेन। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को दर्पण का फोकल तल
या फोकल प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन हिस्टोरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं जो निम्नानुसार हैं। नंबर 1, पहला नियम है अपना, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इस नियम को चित्र के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। इसमें MN अवतल दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष PC है तथा मुख्य फोकस F है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब हम दूसरे नियम को समझते हैं, प्रतिबिंब की रचना से संबंधित दूसरे नियम को समझते हैं, जो कि है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, वह किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। इसे चित्र में दिखाया गया है। अगला नियम है तीसरा, जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में या फोकस की दिशा में जाती हुई आपतित होती है उत्तल दर्पण में, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसे चित्र में दिखाया गया है। इसमें अवतल दर्पण में वास्तव में मुख्य फोकस से होकर निकलती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष की तरफ जाती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला पॉइंट है अपना, इसको हम पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति एवं प्रकृति। तो हम विभिन्न स्थितियों में इसका अध्ययन करेंगे। तो पहली स्थिति है जबकि वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर हो। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है। प्रतिबिंब की जो आकृति होती है वो बिंदु के आकार की होती है। जो प्रकृति होती है, इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। इसे हम किरण आरेख द्वारा समझ सकते हैं। चित्र में अवतल दर्पण प्रदर्शित है। इसमें प्रतिबिंब की रचना का प्रथम नियम लगाया गया है। इस नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति लेते हैं, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। इसमें प्रतिबिंब की आकृति वस्तु से छोटी होती है तथा प्रकृति प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। इसे हम किरण आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। किरण आरेख में देखेंगे आप, इसमें पहला नियम लगाया गया है। पहले नियम के अनुसार वस्तु AB के A सिरे से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसमें दूसरा नियम लगाया गया है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं तथा वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनता है, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, वस्तु से छोटा होता है तथा वास्तविक और उल्टा होता है। इसकी तीसरी स्थिति है जबकि वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनता है। इसकी आकृति वस्तु के बराबर होती है।
इसे किरण आरेख के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें वस्तु ए बी के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, अतः नियमानुसार यह फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण इसमें फोकस से गुजरती है, अतः तृतीय नियम के अनुसार यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पॉइंट ए डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। इस प्रकार हमें वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। अब चौथी स्थिति की बात करते हैं। नंबर 4 पर स्थिति है, जबकि वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो है वक्रता केंद्र से दूर। आकृति होती है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, प्रकृति होती है इसकी वास्तविक और उल्टा बनता है। इसे किरण आरेख के द्वारा बताया गया है। इसमें ए बी वस्तु है। वस्तु ए बी के सिरे ए से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण नियमानुसार फोकस से होकर गुजरती है, तथा फोकस से होकर निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें ए डैश पर एक दूसरे को काटती हैं और हमें वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु के सापेक्ष काफ़ी बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है तथा यह वक्रता केंद्र से दूर होता है। पांचवी स्थिति है, इसमें वस्तु को हमने फोकस पर रखा है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। इसकी आकृति ये वस्तु से बहुत बड़ा होता है, प्रकृति इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इसे किरण आरेख के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें वस्तु ए बी है। वस्तु के सिरे ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण है वो फोकस से होकर गुजरती है, तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार हमें वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। अब हम प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति की बात करते हैं। इसमें वस्तु को फोकस व ध्रुव पी के बीच रखा गया है। इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की जो आकृति होती है वो वस्तु से बड़ी होती है। इसकी जो प्रकृति होती है, इस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्राप्त होता है। इसे हम किरण आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें वस्तु ए बी है, जिसे फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। वस्तु के सिरे ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कहीं नहीं मिलती हैं, जबकि इन्हें आगे की ओर बढ़ाया जाए तो बिंदु ए डैश पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। इस प्रकार हमें वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, सीधा तथा आभासी होता है, तथा यह दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। थैंक यू। आज इतना ही, अगले चैप्टर में इसके आगे